नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रेलवे पॉइंट्समैन अंकुश और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रीजनिंग के मोस्ट इंपोर्टेंट उन टॉपिक्स की जिससे रेलवे एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और बार बार रिपीट भी होते हैं। दोस्तों वैसे तो मैंने हर एक सब्जेक्ट की अलग अलग स्ट्रेटजी आपको बना के दी है जिसमें हर एक टॉपिक को अच्छे से स्टेप बाय स्टेप समझाया है और ये एक बार नहीं, मैंने दो बार स्ट्रेटजी बना के वीडियो अपलोड करी है जो आप लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद भी करी है। कई लोगों ने उसको फॉलो भी किया है और कई ऐसे भी कैंडिडेट हैं जिसने अभी तक फॉलो करना तो छोड़ो स्टार्ट भी नहीं किया है। तो कुछ ऐसे महानुभाव हमारे साथ जुड़े हुए हैं जिनमें से कुछ की तो मजबूरी थी, किसी वजह से वो अब तक शुरू नहीं कर पाए हैं, लेकिन कुछ ने अभी तक अपनी ही गलतियों से पढ़ना स्टार्ट नहीं किया है और अब वो लोग सोच रहे हैं कि अब एग्जाम बिल्कुल पास में आ गया है और उनके पास कम समय बचा है। स्पेशली अगर हम ग्रुप डी एग्जाम की बात करें तो मात्र 3 महीने का ही समय बचा हुआ है और जो एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल का है वो तो अभी अगले महीने से ही स्टार्ट है, मतलब 15 से 20 दिन ही उसके लिए बचे हुए हैं। खैर वो कैसे भी कैंडिडेट हो, लेकिन अभी से भी वो अगर कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ाई करना चाहते हैं, स्टार्ट करना चाहते हैं और चाहते हैं कि हम भी रेलवे में जॉब करें, ग्रुप डी का एग्जाम दें और क्वालिफाई भी करें, तो उनके लिए मैं मोस्ट इंपोर्टेंट वो टॉपिक्स बताने वाला हूं जिससे वो कम समय में भी रीजनिंग में मैक्सिमम स्कोर कर पाएं। तो कई सारे ऐसे कैंडिडेट थे जो कमेंट में और मुझे डायरेक्ट मैसेज करके पूछ रहे थे तो मुझे मोस्ट इंपोर्टेंट वो टॉपिक्स बता दो जिसे पढ़कर कम समय में और मैक्सिमम स्कोर हम लोग कर पाएं। तो इसी वजह से मैंने कल मैथ के 10 इंपोर्टेंट वो टॉपिक्स बताए थे जिन्हें आप कम समय में पढ़कर भी मैक्सिमम लगभग 25 में से 20 स्कोर आप कर लोगे। तो जब मैंने वो वीडियो अपलोड करी तो सुबह से ही इतने ज्यादा कमेंट आने लग गए कि मैथ का तो अब समझ में आ गया है और हर एक चीज मुझे पता चल गई है कि ये टॉपिक्स पढ़ने से हमारा अच्छा स्कोर हो जाएगा। लेकिन सिर्फ मैथ पढ़ने से थोड़ी ना सिलेक्शन हो जाएगा, अभी तो हमने कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो ऐसे ही आप रीजनिंग का भी बता दो। तो मैं सुबह से ही मैंने जो एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का अभी एग्जाम हुआ था उसको और जो एएलपी का एग्जाम हमारा सीबीटी2 का हुआ था उसमें जो रीजनिंग पूछी गई थी उसकी मैंने 2 से 3 शिफ्टें उठाई और एनटीपीसी की 2 शिफ्टें उठाई और उसमें मैंने चेक किया कि कौन कौन से वो टॉपिक्स हैं जिससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसके बाद मैंने ग्रुप डी का जो सिलेबस रेलवे ने दिया था नोटिफिकेशन में उसको देखा और उन टॉपिक्स को मैंने देखा कि कौन कौन से टॉपिक्स उसमें मेंशन करे गए हैं और मैंने सभी टॉपिक्स को यहाँ पे नोट कर लिया है। अभी आगे मैं आपको बताऊंगा कि जो एनटीपीसी एलपी का एग्जाम हुआ है उसमें किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, लेकिन उनमें से कुछ ऐसे भी टॉपिक्स हैं जो ग्रुप डी के नोटिफिकेशन में दिए गए हैं और वो टॉपिक से एक भी क्वेश्चन इन शिफ्टों में नहीं पूछा गया है। तो क्या जो आगे एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट का एग्जाम होने वाला है उसके बाद जो ग्रुप डी का एग्जाम होने वाला है, क्या उन टॉपिक्स से इन दोनों एग्जाम्स में भी क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे या फिर पूछे जाएंगे, वो आपको पढ़ना चाहिए या फिर नहीं पढ़ना चाहिए। और मैं टॉप 10 वो टॉपिक्स आपको बताऊंगा जो आपको डेफिनेटली कंप्लीट करने हैं, जिस वजह से आप कम समय में भी एक अच्छा रीजनिंग में स्कोर कर पाओगे। क्योंकि जो ग्रुप डी की हम बात करें तो उसमें भी 30 नंबर की रीजनिंग आती है, एनटीपीसी में भी 30 नंबर की रीजनिंग आती है। तो किस तरीके से आपको वो कंप्लीट करनी है स्टेप बाय स्टेप हम चीजें बताने वाले हैं और इम्पोर्टेंट 10 टॉपिक आपको बताने वाले हैं। तो जितने भी लोग रेलवे के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो ग्रुप डी हो, एएलपी हो, टेक्नीशियन हो, एनटीपीसी हो, आरपीएफ हो या जेई हो, उनके रीजनिंग सब्जेक्ट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाली है। चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले आपको बताते हैं कि इन टॉपिक से किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन हमारे एलपी और एनटीपीसी में पूछे गए हैं, मतलब कि जो अभी एग्जाम रेलवे करवा रहा है तो किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। सबसे पहले अगर हम कोडिंग डिकोडिंग की बात करें तो यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में हमको देखने को मिले हैं। इसके बाद जो अल्फाबेट और नंबर सीरीज होती है इससे भी हमको लगभग 3 से 4 क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में देखने को मिले हैं। इसके बाद जो नंबर अरेंजमेंट होता है इससे भी लगभग 2 से 3 क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में देखने को मिले हैं। इसके बाद सिटिंग अरेंजमेंट जो होता है इससे भी हर एक उसमें 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। इसके बाद लॉजिकल जो पजल होती है, लॉजिकल पजल से भी हमें लगभग 3 से 4 क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में देखने को मिले हैं। इसके बाद आती है डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, जो हमारी दिशा और दूरी होती है, इससे भी हमें 2 से 3 क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में देखने को मिले हैं। इसके बाद जो शेड्यूल होते हैं, मतलब हमें दिन दे दिए जाते हैं या फिर कोई तारीख दे दी जाती है, इसके बाद पूछा जाता है कि इतने दिन बाद क्या होगा या इस डे के और इस डे के बीच में क्या रहा होगा, ये सारी चीजें आते हैं। इससे भी लगभग 2 से 3 क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में पूछे गए हैं। इसके बाद मैथमेटिकल ऑपरेशंस है, इससे भी लगभग 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसमें किस टाइप से क्वेश्चन पूछे गए हैं, जैसे कि आपके सामने एक जो सिंप्लीफिकेशन जैसा लाइन दे दी जाती है जिसमें आपके प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन सब्ट्रैक्शन ये दे दिया जाता है। इसके बाद आपको बदलना होता है कि जो प्लस है उसको माइनस में चेंज कर दो और जो मल्टीप्लिकेशन है उसको सब्ट्रैक्शन में चेंज कर दो। इस तरीके से बदलना होता है और फिर इसको सॉल्व करना होता है।
कि कौन सा ऑप्शन अब सही है, तो इसके भी 2 से 3 क्वेश्चन आए हैं। इसके बाद कंडीशनल मैट्रिक्स होती है, इसमें कुछ हमको सिंबल्स दे दिए जाते हैं और फिर पूछा जाता है कि इन सिंबल्स को बदलने में मतलब कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इस तरह के भी 2 से 3 क्वेश्चन हमें एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट वाले शिफ्ट में देखने को मिले हैं। इसके बाद आता है हमारी एनालॉजी, जिससे हमें सिर्फ 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। इसके बाद मिसलिनियस रीजनिंग है, इससे भी हमें 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। और जो सिलोजिज्म है, मतलब कि जो कथन और निष्कर्ष हैं, इससे हमें सिर्फ कुछ ही शिफ्टों में एक आध क्वेश्चन देखने को मिला है। मतलब कि बहुत ही कम क्वेश्चन एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल में पूछे गए हैं, लेकिन जो एएलपी का हुआ था उसमें 1 से 2 क्वेश्चन भी इसके हमें कथन निष्कर्ष के देखने को मिले हैं। बाकी जो नंबर अरेंजमेंट है, इससे भी हमें लगभग 1-2 क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में देखने को मिले हैं। ब्लड रिलेशन से भी 1 से 2 क्वेश्चन हमको हर एक शिफ्ट में देखने को मिले हैं। लेकिन बाकी ये जो नीचे मैंने 4 यहाँ पे टॉपिक लिखे हैं जो ग्रुप डी में मतलब कि मेंशन करे गए हैं ग्रुप डी के सिलेबस में, ये जो 4 टॉपिक्स हम बता रहे हैं, लेकिन इन दोनों ना तो एएलपी के एग्जाम में पूछे गए हैं और ना ही एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल के। ये चारों, जैसे कि काउंटिंग फिगर है, हमें फिगर काउंट करने होते हैं, जो आर्ग्यूमेंट एंड अजम्पशंस हैं ये नहीं पूछे गए हैं, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन है ये भी नहीं पूछे गए हैं, डाटा इंटरप्रिटेशन एंड सफिशिएंसी है ये भी नहीं एनटीपीसी में पूछे गए हैं। लेकिन इस टॉपिक से, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन से, एएलपी सीबीटी2 में कुछ क्वेश्चंस आए भी थे, मतलब 1-2 ही आए थे। लेकिन जो एनटीपीसी की बात करें और एएलपी की भी हम मान ही लेते हैं तो 0 क्वेश्चन इन 4 टॉपिक्स से आए हैं। बल्कि ग्रुप डी में इनका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है। आप 2022 के प्रीवियस ईयर उठा के देख लो तो इन 4 टॉपिक से ही सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपको ग्रुप डी में देखने को मिलेंगे। तो ये बात हो गई है कि अब तक एएलपी और एनटीपीसी में कौन कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब आपको मैं बताता हूं कि आपको कौन कौन से वो टॉपिक पढ़ने हैं अगर आप एनटीपीसी 12th लेवल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर ग्रुप डी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो कम समय में आपको कौन से वो टॉपिक पढ़ने चाहिए जिससे आपका हाई स्कोर हो सके। देखिए, सबसे पहले हम ये बात करते हैं, जो कोडिंग, डिकोडिंग और अल्फ़ाबेट नंबर सीरीज है, ये हर एक रेलवे के एग्जाम में पूछी जाती है और 3 से 4 क्वेश्चन इससे और 3 से 4 क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। तो ये दोनों टॉपिक आपको नंबर 1 पे रखना है, जो कि आपको कंप्लीट करना ही करना है। मैं आपको बता देता हूँ, टोटल मैं आपको सिर्फ इसमें 10 से 12 ही टॉपिक बता रहा हूँ। अगर आप वो 10 से 12 टॉपिक कंप्लीट कर लेते हैं तो जो 30 नंबर की आपकी रीजनिंग आती है उसमें से आप लगभग 25 नंबर कंप्लीट कर ही लेंगे और लगभग 22 से लेकर 25 नंबर आपके आ जाएंगे। क्योंकि रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट होता है और साथ ही मैथ भी एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसके आपके अगर कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए, बेसिक आपने स्ट्रॉन्ग कर लिया, तो एक भी मार्क्स आपका कटता नहीं है और जैसा भी क्वेश्चन वो पूछ ले आप 100% उस क्वेश्चन को सॉल्व करके ही एग्जाम में आते हो। ठीक है, पहली बात ये हो गई है कि ये 2 टॉपिक आपको कंप्लीट करने हैं सबसे पहले। इसके बाद आपको यहाँ पे एक चीज़ करनी है, जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं ये बहुत ही आसान होते हैं और दूसरे नंबर पे आपको ये चीज़ कंप्लीट करनी है। 2 मार्क्स यहाँ से आपके 100% कंप्लीट हो ही जाएंगे। कभी कभी बार तो 4-4 पूछ लिए जाते हैं। जो प्रीवियस ईयर की ग्रुप डी के एग्जाम है उसमें आप देख लीजिएगा, कम से कम 4-4 क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद आपको ये सिटिंग अरेंजमेंट वैसे हार्ड होती है, ये मतलब कि एक ही बार में जिसको समझ में आ जाए तो उसको बहुत ही आसान लगने लगती है, लेकिन सवाल इसका बहुत ही बड़ा होता है और 5-6 लाइनों में लिखा रहता है, तो लोगों को लगता है कि ये बहुत ही हार्ड होती है, लेकिन एक्चुअल में ये बहुत आसान होती है। एक एक बार में अगर आप एक एक चीज़ नोटिस करके और उसको नोट करते जाओ और बनाने का तरीका समझ जाओ तो बहुत आसान ये होती है। इसमें या तो एक सर्किल बना रहता है या फिर कोई ऐसी टेबल बनी रहती है या फिर इस तरीके से कुछ बनाना पड़ता है, तो ये सारी चीज़ें इसमें पढ़नी होती हैं। तो तीसरे नंबर पे आपको यहाँ पे ये सिटिंग अरेंजमेंट पढ़ लेना है। सिटिंग अरेंजमेंट के साथ साथ जो वहाँ पे मंजिल, इमारतें वाली मंजिल आती हैं कि 6 मंजिल हैं और कोई आदमी इस मंजिल पे है, कोई आदमी इस मंजिल पे है, तो इसके बीच में क्या है, इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये वाली सवाल भी आप अच्छे से, ये टॉपिक भी कंप्लीट कर लेंगे जो कि इसी में आ जाएगा। ये 3 चीज़ें हो गई। इसके बाद आपको पढ़नी है डायरेक्शन और डिस्टेंस, ये भी बहुत आसान होती है। तो चौथे नंबर पे आपको ये कंप्लीट कर लेनी है, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, हिंदी में दिशा और दूरी इसको कहते हैं। और इसमें कुछ इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कोई आदमी है या फिर कोई भी चीज़ है तो वो यहाँ पे खड़ा हुआ है, ए पॉइंट पे खड़ा हुआ है कहीं पे, इसके बाद वो पूरब दिशा में जाता है 10 मीटर, फिर लेफ्ट या राइट मुड़ के वो फिर से इतने मीटर जाता है, फिर थोड़ा और आगे जाके इतने मीटर लेफ्ट मुड़ जाता है, राइट मुड़ जाता है। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये दिशा और दूरी वाला टॉपिक आपको चौथे नंबर पे कंप्लीट कर लेना है। ये आपके 4 टॉपिक बिल्कुल पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएंगे।
इसके बाद आपको ये कथन निष्कर्ष जो कि ग्रुप डी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मैं एनटीपीसी वालों के लिए ये चीज़ नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ग्रुप डी वाले इस चीज़ को अच्छे से पढ़ लें और 5वें नंबर पे ये चीज़ पढ़ लें। सबसे आसान यही चीज़ होती है और एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। इसके बाद आ जाती है हमारा ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन को हमको 6वें नंबर पे पढ़ लेना है, क्योंकि इससे भी 2-3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद आता है आपका शेड्यूल वाला चैप्टर, जिसमें कैलेंडर और डे पढ़ाए जाते हैं। तो ये वाला चैप्टर आपको 7वें नंबर पे कंप्लीट कर लेना है। इसके बाद आपकी ये जो कंडीशनल मैट्रिक्स है, ये थोड़ी हार्ड आपको लगेगी देखने में, लेकिन वैसे बहुत आसान होती है। तो इस चीज़ को आप बाद में पढ़ना, इसको अभी नहीं पढ़ना, क्योंकि ये ग्रेजुएशन लेवल वाले में पूछी गई थी। हो सकता है कि ग्रुप डी और अंडर ग्रेजुएट वाले में ना पूछी जाए, लेकिन अभी इसको कंप्लीट नहीं करना अगर आपने नहीं पढ़ी है तो। बाकी अगर टॉपिक आप पहले से पढ़ चुके हैं तो इसके बाद आप इसको पढ़ेंगे। अब हम बात करते हैं जो लॉजिकल पजल है। इससे पहले आपको जो एनालॉजी वाले क्वेश्चन होते हैं इनको पढ़ना है, और ये हमारे 8वें नंबर पे आ जाएगा। अब हमारे 2 और टॉपिक्स बचे हुए हैं, जिसमें हमको मिसलेनियस रीजनिंग पढ़ लेनी है और जो स्टेटमेंट और कंक्लूजन है ये चीज़ें पढ़ लेनी है। तो आपको 9वें नंबर पे तो पढ़ लेनी है मिसलेनियस रीजनिंग, और 10वें नंबर पे ये जो टॉपिक्स हैं ये लगभग सेम ही होते हैं, और जो डाटा इंटरप्रिटेशन एंड सफिशिएंसी है इससे भी आप पढ़ सकते हैं। तो ये हमारा 11वें नंबर पे आ जाएगा, और बाकी जो 2 चीज़ें हैं ये एक ही चीज़ में आ जाती हैं। तो यहाँ पे 10वें नंबर पे हम इसको रख लेते हैं। तो ये टोटल हमारे 11 हो गए हैं, और मेरे हिसाब से आप इसको भी बाद में पढ़ सकते हैं, क्योंकि इससे एक आधी क्वेश्चन है अगर आ जाए तो, स्पेशली ग्रुप डी के एग्जाम। तो यहाँ पे आपको ये 10 पहले कंप्लीट करने हैं। मैंने एक नंबर भी डाल दिया है, आप चाहो तो इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, और मैंने जो पहले नंबर पे रखा है और जो मैंने दूसरे नंबर पे रखा है, इस तरीके से आप स्टेप बाय स्टेप भी कंप्लीट कर सकते हो, या फिर जो मैंने स्ट्रेटजी बताई है उसके हिसाब से भी आप इनको कंप्लीट कर सकते हो। बाकी आपके पास अगर अभी से हम बात करें तो लगभग अक्टूबर में हमारा ग्रुप डी का एग्जाम स्टार्ट होने की संभावना है। बाकी जो एनटीपीसी का एग्जाम है उसके लिए सिर्फ 15 से 20 दिन ही बचे हुए हैं। बाकी जिनका लास्ट डेट को एग्जाम हो जाए तो उनको थोड़ा और ज़्यादा टाइम भी मिल जाएगा। तो इनके लिए आप हर एक टॉपिक की मैराथन क्लास डली हुई हैं। जिस भी सर से आपको पढ़ने में अच्छा लगता हो तो उन सर से आप पढ़ सकते हैं। मैराथन क्लास है, यही चीज़ मतलब कि यही टॉपिक का नाम डाल के अब उन सर का भी नाम लिख के उस क्लास को देख सकते हैं। कई ऐसी मैराथन क्लास आ जाएंगी, 3-3, 4-4 घंटे में हर एक टॉपिक कंप्लीट कर दिया है। जो ग्रुप डी वाले हैं उनके पास अभी काफ़ी ज़्यादा टाइम है, तो वो इस हिसाब से भी पढ़ सकते हैं कि एक टॉपिक को लगभग 1 दिन या फिर 2 दिन भी दे सकते हैं, इस हिसाब से भी पढ़ सकते हैं। तो ये 10-11 टॉपिक हैं, तो आपके 22 से 24 दिन में आराम से कंप्लीट हो जाएंगे। इसके बाद आप आराम से प्रैक्टिस कर सकते हो, और जो बाद के ये बचे हुए जो टॉपिक हैं इनको आप पढ़ सकते हो, जो मैंने नहीं बताए हैं। और इन चीज़ों को आप जरूर से ध्यान रखना। एक तो आर्ग्यूमेंट और अजम्पशन और स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, ये ग्रुप डी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। पिछली बार ये बहुत 4-4 क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में देखने को मिल जाते थे, मतलब किसी शिफ्ट में 4-4 क्वेश्चन भी देखने को मिल जाते थे। तो इस चीज़ पे आपको विशेष ध्यान देना है। बाकी ये लॉजिकल जो पजल है इससे भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन जैसे कि इस शिफ्ट में भी हमको देखने को मिले हैं। इसके बाद ये कंडीशनल मैट्रिक्स है, तो ये हार्ड है, मैंने पहले बता दिया है। इसके बाद ये नंबर अरेंजमेंट है, नंबर अरेंजमेंट मैंने पहले ही बता दिया है, तो इसको हम मिटा देते हैं, 2 बार लिख दिया है इसको। तो ये नंबर अरेंजमेंट यहाँ पे है, तो इसको आप ये 10 टॉपिक करने के बाद इसको भी पढ़ सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप आराम से पढ़ लें। काउंटिंग फिगर जो होते हैं, जैसे कि कोई ऐसी आकृति बना दी जाती है और इसके अंदर कितने आयत हैं या कितने वर्ग हैं। इसके बाद यहाँ पे कोई ऐसी त्रिभुज बना दिया जाता है, फिर पूछा जाता है कि इसमें कितने त्रिभुज हैं। ये सारी फिगर काउंटिंग चलती है, तो ये चीज़ भी आपको इसके बाद पढ़ लेनी है अगर समय बचेगा। ये चीज़ें ग्रुप डी वालों के लिए अभी फिर भी 3 महीने बहुत ज़्यादा हैं। तो कल जो मैंने मैथ के टॉपिक्स बताए थे वो पहले कंप्लीट कर लेने हैं। इसके बाद आपको जो मैं रीजनिंग के टॉपिक्स बताए हैं वो आपको कंप्लीट कर लेने हैं, और मैथ और रीजनिंग को अब दोनों को आपको साथ में लेके चलना है। जिसने अभी तक पढ़ाई शुरू नहीं की है, अभी भी समय है उनके पास, जो ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, तो अभी से भी वो अगर कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ाई करेंगे तो उनका भी सिलेक्शन होने के चांसेस बन सकते हैं। बाकी जो पहले से तैयारी कर रहे हैं और जिसने भी ये सारे टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं, और इनमें से कुछ ऐसे अगर टॉपिक हों कि जो आपने नहीं पढ़े हो, तो उनको भी अच्छे से कंप्लीट कर लें। और अगर सभी कंप्लीट हो गए हैं तो बढ़िया से प्रैक्टिस करें, डेली एक मॉक टेस्ट कम से कम दें, और जो प्रीवियस ईयर का पेपर हुआ था उसके मॉक टेस्ट देने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें। जो एनटीपीसी वाले हैं वो जो ग्रेजुएट लेवल का अभी शिफ्टें हुई हैं 47 लगभग, तो उन 47 की 47 शिफ्टों को आप सॉल्व करके ही जाएं।
बाकी जो ग्रुप डी वाले हैं तो 99 शिफ्टें हैं जो उसको सॉल्व करके ही आप एग्जाम में बैठें। 99 शिफ्टें ज़्यादा नहीं होती हैं, आप अगर एक दिन में एक भी लगाएंगे तो आराम से 99 दिन में पूरा हो जाएगा, इतना समय आपके पास अभी है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही था। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है और आपको लगता है कि ये टॉपिक सच में इंपॉर्टेंट है तो ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, और तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।